हेलो एवरीवन, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार, सबका खैर। आप लोग का हमारे चैनल प्रज्ञा कैंपस में आप लोग का बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम सेशन वही को आगे बढ़ाते हैं, संविधान, भारतीय संविधान, जिसमें हम लोग उधर जो है 19 से 22 तक जो अनुच्छेद पढ़ चुके थे, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 क्या समता का अधिकार है ना, सत्ता का, और ये स्वतंत्रता का अधिकार पढ़े। अब पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखें 23 से 24 दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। तो 23 में, अनुच्छेद 23 में क्या क्या, मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम, बलात् श्रम का प्रतिषेध है। इसमें यह है कि मानव के दुर्व्यवहार, मानव किसी मानव से हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। इसमें भी आप क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 में कहा गया कि आप किसी का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते किसी के साथ, और बलात् श्रम मतलब किसी से जबरदस्ती कोई भी काम, श्रम या कर नहीं ले सकते। इसके अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या, कारखानों इत्यादि बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध है। तो नियोजन पर मतलब बच्चों की नौकरी पर रखना, कारखानों में बच्चों को क्या है, अनुच्छेद 24 के तहत क्या है, निषेध किया गया, प्रतिषेध किया गया है, मना किया गया है ना। तो अनुच्छेद किस में दिया है, 24 में। कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है, तो 24 में है। और दुर्व्यवहार बलात्कार प्रतिषेध किस अनुच्छेद 23 में। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 25 से 28। इसमें क्या गया, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार से दे दिया, तो इसी तरह करना चाहिए। अपने अंतःकरण से धर्म को मानना, आचरण करना, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 देता है। अनुच्छेद 26 जो है, संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार दिया है। किसी धर्म विशेष की, अनुच्छेद 27 का कहता है कि किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करारोपण प्रतिबंध, तो मतलब ये कह रहा है कि किसी भी धर्म विशेष के लिए हम अभिवृद्धि या बढ़ावा या करेंगे रोपण का प्रतिबंध करते हैं। और अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता के दिया गया 25 वाला पूछता है, पार्टन वेरिया। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही सिख लोग को कृपाण दान करते हैं। ये देखो कृपाण है, बना रखा कटारी में। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार देखिए 29 से 30 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 19 से 30। अनुच्छेद 29 से 30 है। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में, तो 19-30 में एक देता है। अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की, शिक्षा जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ये शिक्षा संस्थाओं को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 30 के साथ अल्पसंख्यकों का किससे, अनुच्छेद 29। संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था उसे भी काट दिया गया, और जो 19F में संपत्ति का अधिकार था उसे 300 क में कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। ठीक है, इस सब तरह से आपके अधिकार जो थे। अच्छा ही बचे साथ में से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एकदम जो है एग्जाम में बहुत अच्छा है। देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 32 में। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये भी पूछ देता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और किसके द्वारा, किसने कहा, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय, और हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करती है। ये 5 प्रकार के रिट जारी करती है सुप्रीम हाई कोर्ट, दोनों न्यायालय जो हैं 5 प्रकार के रिट जारी करती है। रिट मतलब न्याय आदेश है जो जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। तो इसको क्या रक्षक कौन माना जाता है, मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का रक्षक कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है। उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट जारी करती है, न्यायाधीश। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत रिट जारी करती है, अनुच्छेद 226 के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय 32 के तहत। रिट व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। रिट व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। रिट का अर्थ है न्यायिक आदेश। रिट का क्या अर्थ है, न्यायिक आदेश। ये 5 रिट देखें कौन कौन से। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। जो रिट व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से और क्या लिया गया, संसदीय प्रणाली ली गई है।
और रिट का अर्थ क्या होता है? न्यायिक आदेश। रिट का अर्थ क्या है? न्यायिक आदेश। तो इसे रिट कौन कौन है? 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमा आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार। ये सब जो 5 है, ये केवल किसको है? भारतीयों को ही प्राप्त है मौलिक अधिकार। ये बंदी बना लिए गए तो अब इसको कर सकते किस कारण, किस वजह से किए, इस आदेश का केवल भारतीयों को। तो केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से? अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, और अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30। क्या करें आगे? आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेद स्थगित हो जाते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा था। तो किस संशोधन में? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आपातकाल के दौरान कौन कौन से अनुच्छेद स्थगित कर दिए जाते हैं? बस किसको छोड़कर? 20 और 21 को छोड़कर सभी कर दिए जा सकते हैं ना। 21 में 44वां संविधान संशोधन 1978। स्थानीय सरकार और राज्य सरकार सब देख लीजिए, सरकार के 3 स्तर। अब देखिए संसदीय सरकार में संघीय विधायिका, ये संसद किससे किससे मिलकर बनी? पहला तो ये क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है संसद ना। तो कोई भी जैसे विधेयक होता है पहले लोकसभा में आता है, उसमें भी होता है, तो उससे पास होकर फिर राज्यसभा में जाता है। जब राज्यसभा से पास होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, मतलब जब उनका सिग्नेचर हो जाता है तो तब जाकर वो अधिनियम बनता है। तो इस तरह संसद जो है 3 लोग से मिलकर, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। फिर ट्रिक द्वारा इसे याद करने के है कि जैसे कर सकते हैं संसद, सरला, स से संसद जो अनुच्छेद 79 में है, और र से राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में इसका है। लोकसभा का प्रावधान किसमें? लोकसभा का, ला से लोकसभा, जिसका अनुच्छेद 81 में लेते हैं। तो इसमें यदि हम +89 करते जाए तो इसी प्रकार विधानमंडल का भी याद हो जाएगा। तो विधानमंडल का प्रावधान अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 168 में है, उसमें भी 80 में इतना जोड़ दिया। तो विधान परिषद का 169 में है, और विधानसभा का 170 में। 68 और 169, 70, 79, 80, 81। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। इसमें जो है राज्यसभा को उच्च सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन। देखिए कितना चलना है, सब नाम याद। कौन कौन उपनाम भी याद रखना जरूरी है, उपनाम पर भी पूछा जाता है। राज्यसभा की संरचना किसमें दिया गया? अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन कहा जाता है, ये भी इसको नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते, क्योंकि लोकसभा जो है निम्न सदन भी है, प्रथम सदन कहते हैं इसे, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, और अस्थायी सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। संरचना अनुच्छेद 181 में, 80 में तो है, 81 में। देखिए राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। इस समय वर्तमान 245 है, अधिकतम 250 है, अधिक से अधिक 250 सदस्य होंगे। 233 + 12 का मतलब कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो है 233 चयनित होते हैं, जबकि 12 को मनोनीत किया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, विशेष क्षेत्र से क्या होते हैं। और अधिकतम सदस्य लोकसभा में देखिए अधिकतम सदस्य कितने? 550। इनकी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543। और 530 जो है केंद्र और राज्य से सब आते हैं चयनित होकर, +13 जो। तो 2 देखिए 13 केंद्र शासित प्रदेश होकर। 2 एंग्लो इंडियन समाप्त हो गया। 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, इनको समाप्त कर दिया गया। किसमें? 104वां जो संविधान संशोधन हुआ 2019 में, 2020 में, है ना जी। तो उसमें क्या क्या 2 जो एंग्लो इंडियन को भी चयनित करने का रहा था, तो उसे क्या करें? समाप्त कर दिया गया। और देखिए अब उम्र की तुलना करें। देखो राज्यसभा में उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, और कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है। जबकि लोकसभा में उम्र 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव इनका प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव प्रत्यक्ष MLA द्वारा होता है, जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उनके द्वारा होता है राज्यसभा का। तो 6 वर्ष के होते हैं। और जो हर साल 2 साल पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। हर 2 साल पर क्या करेंगे? 1/3 सदस्य क्या जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसमें क्या 25 वर्ष होती है, कार्यकाल 5 वर्ष, चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव रहता है। चुने गए सदस्य MP सांसद कहे जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पूछता है कि राज्यसभा में जो सदस्य है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष ना न्यूनतम। और
कार्यकाल कितने दिन का होता है? 6 वर्ष का होता है। चुनाव के साथ अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, उन्हें एमएलए कहा जाता है, एमएलए द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय द्वारा, चुनाव कैसा होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय द्वारा। इसमें क्या होते हैं? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं हर 2 साल पर 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किसके होते हैं? राज्यसभा के, याद रखना है, 2 साल पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्य लोकसभा में क्या होता है? इनकी उम्र 25 वर्ष होती है, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। और चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जनता द्वारा होता है। और चुने गए सदस्य को एमपी या सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सभापति उपराष्ट्रपति होता है। जो उपराष्ट्रपति तो वही राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 89 के तहत सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सभापति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा धन विधेयक पर केवल अपनी राय दे सकता है। राज्यसभा धन विधेयक पर केवल अपनी राय दे सकता है। और अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची में शामिल विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से राज्य सूची में शामिल विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। ऐसा करने पर संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा 2/3 सदस्यों को सहमति से कोई नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा 2/3 सदस्यों को सहमति से कोई नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है। इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में आगे देखें लोकसभा। तो लोकसभा के क्या सदस्य कैसे निर्वाचित हैं, क्या कार्य? देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, अपने ही सदस्यों में से निर्वाचित होता है। उसी में ना जो 545 सदस्यों में से चुने जाएंगे, एक अध्यक्ष चुना जाएगा, एक उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 69-70। फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि मंत्रिपरिषद जो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। धन विधेयक 110 जो अनुच्छेद 110 के तहत तथा वित्त विधेयक 117 लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके तहत 117 के तहत जो वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक भी लोकसभा में पेश किया जाता है। और धन विधेयक पर बस राज्यसभा क्या कर सकती है? विचार विमर्श दे सकती है। कोरम कुल सदस्य का 10वां भाग होता है। कोरम कैसे पूर्ति करने के लिए? तो 10वां भाग होना चाहिए। कुल सदस्य जितने उनका 10वां 1/10 भाग का आर्टिकल 100 के अनुच्छेद 100 के तहत कितना होना चाहिए? 110वां भाग होना चाहिए। तो कोरम की पूर्ति के लिए पूछता है कितना? 1/10वां भाग। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो रहेगा निर्णायक मत दे सकता है। लोकसभा भंग होने पर 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए, ये भी पूछ देता है। लोकसभा के भंग होने पर कितने माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए? तो 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। लोकसभा की बैठकों में 6 महीना से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की बैठकों में 6 महीना से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में किस विषय पर मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो लोकसभा और राज्यसभा में किसी विषय पर यदि मतभेद हो जाता है उसमें तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो अध्यादेश जारी करते हैं 123 के अनुच्छेद के तहत होता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक है, यदि कोई संविधान संशोधन हो रहा है तो उस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त इस पर किस पर नहीं है? धन विधेयक और संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आप इसके साथ लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, जैसे कि हम रुक जाते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आप देखिए एलएस लेजिस्लेटिव लोकसभा एलएस लोकसभा दिया राज्यसभा सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या किस राज्य में कितनी है ये दिखाया। तो आप इसकी साथ भी लेके याद कर सकते हैं। आप बता रहे हैं, याद करते जाए। उत्तर प्रदेश 80, उत्तर प्रदेश 80 सबसे सर्वाधिक सीट है इसमें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट किसमें है? उत्तर प्रदेश 80 है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र 48। तो महाराष्ट्र के 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश भी 25, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, केरल 20, उड़ीसा 21, आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान भी है 25।
तेलंगाना 17 हो गया था, झारखंड 14, असम भी 14, झारखंड असम 14 है, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10। अभी लोकसभा की सीट देखेंगे, कुल संख्या उत्तराखंड में 5 है, हिमाचल में 4 है, मेघालय में 2 का देखो, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर में सब 2 ही सीट है। मेघालय में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम 1 है। दिल्ली में है आपकी 7 सीटें, जम्मू कश्मीर में 5 थे, लद्दाख में 1, पुदुचेरी में भी 1 है, चंडीगढ़ में भी 1 है, दादर नगर हवेली या दमन दीव 2 है, अंडमान निकोबार 1 है, लक्षद्वीप में भी 1 है। अब इधर देख लें इसी तरह से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है, जबकि लोकसभा की सीटें 80 है। महाराष्ट्र में 19 है राज्यसभा सदस्यों की संख्या। तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल 16, कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश 11, मध्य प्रदेश 11, गुजरात 11, उड़ीसा 10, राजस्थान भी 10, केरल 9, पंजाब 7, असम 7, तेलंगाना 7, झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 5, हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश 3, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, नागालैंड 1, मिजोरम 1, मेघालय 1 है, मणिपुर 1 है, त्रिपुरा 1 है, सिक्किम 1 है, अरुणाचल प्रदेश 1 है, गोवा 1 है, जम्मू कश्मीर 4 है, दिल्ली 3 है, पुदुचेरी में 1 ही है। गोवा में 1 है, अरुणाचल 1 है, सिक्किम 1 है, त्रिपुरा 1 है, मणिपुर, मेघालय 1 ही 1 है। दो बात तक कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 4 हो गए, दिल्ली में 3 है, पुदुचेरी में 1। ये सब याद रखना, इसके साथ लेके याद रखिए। देखिए सरकार का गठन कैसे था। लोकसभा चुनाव में जिस राजनीतिक पार्टी को आधा से अधिक 543 में कम से कम 272 सीट पर जीत मिलती है तो उसका स्पष्ट सरकार बन जाता है। कम से कम 272 सीट ना। फिर क्या दिया है, अगर एक पार्टी को 272 सीट नहीं मिलती है तो वह एक से अधिक दल से मिलकर गठबंधन सरकार बना सके। एक से अधिक एक ही नहीं, वर्तमान में 17वीं लोकसभा है। तो कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा। तो लोकसभा के बहुमत दल के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा के बहुमत दल जो बहुत से लोग कहते हैं जिनको, उन्हीं को गठबंधन के द्वारा नेता प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों के लिए सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों के लिए सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने हुए मंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। क्या है कि यदि ये पूछता है कि कितने माह के अंदर संसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता, तो 6 माह के अंदर इसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य रहे, प्रधानमंत्री बनता है, मंत्री या प्रधानमंत्री, तो उसे 6 माह के अंदर संसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मंत्रिपरिषद जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसको याद रखना है। वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करता है। संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करता है। राष्ट्रपति संसद के तीसरे अंग होते हैं। तो संसद के तीसरे अंग कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है। प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रमुख होता है। सारी शक्तियां किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद देश की, तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 74 में के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का गठन तो उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 में पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह से करते हैं। जैसे पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति कर लिए, लेकिन और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री सलाह पर करते हैं। अनुच्छेद 75 में 2
मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। जो मंत्री सब होते हैं अनुच्छेद 15 पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति जब तक 4 उनको पद धारण करें हटा भी सकते हैं। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद इसमें नहीं पूछा उसे मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत, तो 75(3) के तहत है। और अनुच्छेद 75(2) में मंत्री के राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। देखो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिमंडल का गठन होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री को मिला के बनता है। इसके साथ ले सकते हैं। तो मंत्री 3 प्रकार के हो गए जो है ना राजनीति के। फिर देखिए प्रधानमंत्री, ये भी पूछ दिया मंत्रिपरिषद मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना होता था, 15% का मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री का दायित्व क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है, कार्य। तो इसका प्रधानमंत्री का दायित्व देखें तो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रवासन करने के संबंधी परामर्श देना। तो प्रधानमंत्री क्या कहता है, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत बुलाना हो तो उसके लिए आसान करना हो या संबंधी क्या कहता है, परामर्श देता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना ये प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा का सदस्य ही करेगा तो क्या करता है, अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, अध्यादेश। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्र विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री देखो ये किसका अध्यक्ष है, नीति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्र विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय जल संसाधन का अध्यक्ष राष्ट्रपति परिषद का अध्यक्ष होता है। जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। अब देखिए प्रधानमंत्री विभिन्न अधिकारी, जो अधिकारी हैं अलग विभिन्न अधिकारी, प्रधानमंत्री विभिन्न अधिकारी जैसे न्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति को परामर्श देता है। यदि महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करना है तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुनाव तभी देगा और चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग जो है उसको चुनाव आयुक्त हो तो उसके लिए भी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति को सलाह देता है। और वित्त आयोग का अध्यक्ष भी चुनाव तो नियुक्ति करना तो राष्ट्रपति को परामर्श या सलाह देता है।